जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम बात करेंगे एफ कैट 2021 के मैथ्स के क्वेश्चन कैसे अप्रोच करनी है उसके बारे में। आज क्वेश्चन सॉल्व करना मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि नंबर्स के साथ कैसे खेलते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं, या फिर इनमें कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे। अभी ये जो मैंने आपके सामने पेपर लिया है ये एफ कैट का ऑफिशियल सैंपल पेपर है। जिस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ना, इसी तरह के क्वेश्चंस ज़रूर आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको पूरा सॉल्व करना नहीं भी आता है किसी क्वेश्चन को तो कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे सोचते हैं, ताकि आप मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है ठीक कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से, जिसको आंखें बंद करके ठीक किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 20% ड्यू टू द फेस्टिव सीजन। यानी यहां पर कोई चीज है, बड़ी है। बाय व्हाट परसेंटेज शुड द फैमिली रिड्यूस द कंजम्पशन। किसी चीज को घटाना है सो डैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। देखिए किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा देखने को मिले जहां पर कोई चीज आपकी इंक्रीज करती है, कोई चीज आपकी डिक्रीज करती है और कोई चीज आपकी कांस्टेंट रहती है, वहां पर सीधा सीधा मैं आपको आंसर बता देता हूं, हर जगह एप्लीकेबल होगा। अगर आपको 100% इंक्रीज करने के लिए कहा जाता है तो वहां पर डिक्रीज कितना होगा, वहां पर डिक्रीज होगा 50%। अगर आपको इंक्रीज करने के लिए कहा जाता है 50%, वहां पर डिक्रीज होगा 33.33%। अगर आपको कहा जाता है 33.33% से इंक्रीज करने के लिए, वहां पर डिक्रीज होगा 25%। अगर कहा जाता है 25% से इंक्रीज करने के लिए, वहां पर डिक्रीज होगा 20%। अगर कहा जाता है इंक्रीज करने के लिए 20%, तो वहां पर डिक्रीज आपका कितना होगा, 16.66% होगा। यानी कि यहां पर कहा जा रहा है 20% से किसी चीज को बढ़ाना है, इसका आंसर क्या होगा, 16.66% होगा, यानी 16 2/3 होगा। और ये आपका हमेशा एप्लीकेबल है। अगर यहां पर कहते 50% से किसी चीज को कम किया है, बताओ कितने से बढ़ाना होगा ताकि कांस्टेंट रहे, आंसर होता 100%। अगर कहते 33.33% से कम किया गया है, बताइए कितने से बढ़ाएंगे, तो यहां पर कांस्टेंट रहेगा, आंसर होता 50%। अगर कहते कि 25 से कम किया है, बताओ कितने से इंक्रीज करें, तो यहां पर आंसर होता 33.33%। इसे मैं आपको कभी और टाइम बताऊंगा कि कैसे ये चीज एप्लीकेबल होती है, लेकिन अभी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ध्यान में रख लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और वहां पर 100% इंक्रीज का है, डिक्रीज होगा 50, इंक्रीज का है 50, डिक्रीज होगा 30.3। देखिए ये वर्क कैसे करता है, एक्चुअल में वर्क करता है। अगर आपको 100% कहा है ना, 100% आपका कितना होता है, 1/1 होता है, देन डिक्रीज होगा 1/2 यानी कि 50%। अगर आपको इंक्रीज करने के लिए कहा है, जैसे 25% कितना होता है, 1/4 होता है। 1/4 की जगह यहां पर 1/5 लिख लीजिए, 1/5 कितना होगा आपका, 20% होगा, तो ये आपका कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको 50% इंक्रीज करने के लिए कहते हैं, 50% कितना होता है आपका, 1/2 होता है। अगर इसका डिक्रीज पूछा है, यहां पर 1/2 है, यहां पर 1/3 कर लीजिए, ये हो जाएगा 33.3%। बहुत सिंपल सी चीज है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। जैसे यहां पर 20% पूछा था, 20% आपका कितना होता है, 20% आपका हो गया 1/5। आपको कितना निकालना है, 1/6 निकालना है। 1/6 आपका कितना होगा, 16.66% होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की, क्वेश्चन नंबर 62 की। ज़रा अपना फोकस बनाए रखना। यहाँ पर दे रखी है बोर्ड की स्पीड। बोर्ड की स्पीड है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। अभी मुझे बताइए, अगर आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालनी होती है तो आप क्या करते हैं, बोर्ड की स्पीड में पानी की स्पीड प्लस कर देते हैं। अगर आपको अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी होती है तो बोर्ड की स्पीड में से अपस्ट्रीम स्पीड जो है माइनस कर देते हैं। यहाँ पर उसने कहा है
कि वो 26 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, सेम टाइम में जाता है, सेम टाइम में। अभी देखिए, अगर मैं आपको कहता 15 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है, मुझे बताइए 30 किलोमीटर कितनी देर में कवर करेंगे? आप मुझे कहते 2 घंटे में। अगर मैं कहता 45 किलोमीटर कितनी देर में कवर करेंगे? आप मुझे कहते 3 घंटे में। अगर मैं कहता 60 किलोमीटर कितनी देर में कवर करेंगे? आप मुझे कहते 4 घंटे में। इतना तो आप सभी को समझ में आता है। अभी देखिए, यहाँ पर हमें बोट की स्पीड दे रखी है, यहाँ पर हमें पानी की स्पीड दे रखी है, यानी डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड तभी निकलेगी बोट की स्पीड में अगर हम प्लस माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शंस उठाते हैं, ऑप्शंस उठाकर सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ पर 3 किलोमीटर पर आवर को उठाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हुआ क्या है। बोट की स्पीड है 10, 10 में ऐड करिए 3, 10 में घटाइए 3, कितना आ गया? 13 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई, 7 किलोमीटर पर आवर आ गई। अभी देखिए, जब ऐड करते हैं तो डाउनस्ट्रीम स्पीड आती है। डाउनस्ट्रीम आप गए हैं 26 किलोमीटर। अगर 13 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 26 किलोमीटर कितनी देर में कवर करेंगे? 2 घंटे में। अगर आपकी स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है तो 14 किलोमीटर कितनी देर में कवर करेंगे? 2 घंटे में। यहाँ पर भी तो इसने यही लिखा है कि जब आप डाउनस्ट्रीम जाते हैं अपस्ट्रीम जाते हैं तो सेम टाइम लगता है। अगर मैंने ऑप्शंस में से कोई वैल्यू उठाई, जैसे यहाँ पर मैंने 3 किलोमीटर पर आवर उठाया, 10 + 3 किया, 10 - 3 किया, और उसे यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है उसके साथ डिवाइड किया और सेम टाइम आ गया, इसका मतलब मेरा आंसर कितना होगा? 3 किलोमीटर पर आवर होगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप 2 को उठाते, 10 + 2 12 होता, 10 - 2 8 होता, लेकिन उसको डिवाइड करने पर टाइम आपका बराबर नहीं आता। अगर आप यहाँ पर 2.5 को उठाते तो भी आपका टाइम बराबर नहीं आता। आपको पता है कि बोट की स्पीड में पानी की स्पीड प्लस माइनस करने पर डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड आती है, तो क्यों ना सीधा वैल्यू को उठा ले। मैंने यहाँ पर 3 किलोमीटर पर आवर को उठाया, 13 आया, 7 आया, उसे डिवाइड किया, दोनों में 2 घंटे आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अभी अगर आपको 62 क्वेश्चन समझ में आ गया है, 61 क्वेश्चन जो है आप आंखें बंद करके सॉल्व कर सकते हैं अगर मेरी बात को समझ जाए तो। देखिए, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप 15 किलोमीटर कवर करते हैं 3 घंटे में, मैं 15 किलोमीटर कवर करता हूँ 1 घंटे में। मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरी स्पीड आपसे कितनी ज़्यादा है, तो आप क्या कहेंगे? 3 गुना ज़्यादा है, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं 1 घंटे में 15 किलोमीटर कवर कर रहा हूँ, आप 3 घंटे में 15 कर रहे हैं, यानी आप 1 घंटे में सिर्फ 5 किलोमीटर करेंगे। मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी? 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। यानी अगर मेरी स्पीड आपसे 3 गुना ज़्यादा होती है तो यहाँ पर मुझे टाइम कितना लगता है? 3 गुना कम लगता है। आपको 3 गुना टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। यानी जिस प्रपोर्शन में आपकी स्पीड बढ़ती है उसी प्रपोर्शन में आपका टाइम जो है कम होता है। बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी देखिए, अ मैन कैन रो 1/3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी यहाँ पर जैसे बोट की स्पीड दे रखी थी वो दे रखी है। फाइंड दैट इट टेक्स हिम थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप देन एज टू रो डाउन द सेम डिस्टेंस इन द रिवर, स्पीड ऑफ द करंट इज। तो देखिए, यहाँ पर बोट की स्पीड दे रखी है, यहाँ पर पानी की स्पीड निकालने के लिए कहा है, और यहाँ पर कहा है कि जो आपकी डाउनस्ट्रीम स्पीड है और जो आपकी अपस्ट्रीम स्पीड है उसमें 3 गुना टाइम का फर्क है। आपको अपस्ट्रीम जाने में 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है, जिसका सिंपल सा अर्थ हो गया कि डाउनस्ट्रीम आने में आपकी स्पीड जो है 3 गुना ज़्यादा होगी। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि टाइम लगता है अपस्ट्रीम जाने में 3 गुना जितना लगता है डाउनस्ट्रीम में। तो यहाँ पर स्पीड कितनी होगी? डाउनस्ट्रीम वाले की स्पीड होगी 3 गुना, इसकी स्पीड होगी 1 गुना। यही चीज़ मैंने आपको अभी समझाई थी। मैं 1 घंटे में 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था, आप 3 घंटे में 15 कर रहे थे। अगर स्पीड ज़्यादा होती है यानी कि वहाँ पर उसी प्रपोर्शन में टाइम कम लगता है। अभी देखिए, यहाँ पर कितने का मल्टीपल की बात की गई है? 3 के मल्टीपल की बात की गई है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या है? बोट की स्पीड है। यहाँ पर क्या है? पानी की स्पीड है। अभी देखिए, बोट की स्पीड और पानी की स्पीड को प्लस माइनस करेंगे तो डाउनस्ट्रीम स्पीड आएगी, अपस्ट्रीम स्पीड आएगी।
यहाँ पर बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर किसी बंदे को 3 गुना टाइम ज़्यादा लगता है तो सिंपल सी बात है दूसरे बंदे की जो स्पीड है वो 3 गुना ज़्यादा होगी। इतनी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। जैसे मैंने आपको बताया कि आप 3 घंटे में 15 किलोमीटर जा रहे हैं, मैं 1 घंटे में 15 किलोमीटर जा रहा हूँ। अगर आपको टाइम 3 गुना ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड 3 गुना ज़्यादा मेरी होगी। तो देखिए यहाँ पर बंदे की स्पीड दे रखी है, यहाँ पर पानी की स्पीड दे रखी है। बंदे की और पानी की स्पीड को प्लस माइनस करने पर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड आती है। उन दोनों में 3 के मल्टीपल का डिफरेंस होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 3 गुना टाइम ज़्यादा लग रहा है। जो भी आपकी ऑप्शन आएगी इसके बाद वही आपका आंसर होगा। बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व करिए, कितना होता है फ्रैक्शन को 28/3 होता है। पहली ऑप्शन को उठाइए, ये कितना है 10/3 है। 10/3 प्लस करिए कितना आता है 38/3, माइनस करिए कितना आता है 18/3 आता है। ये दोनों आपस में 3 के मल्टीपल नहीं है, इसी वजह से ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता। दूसरे को देखते हैं, यहाँ पर कितना है 28/3 है, यहाँ पर कितना है ये आपका हो गया 28/9। अभी इसे प्लस करिए, यहाँ पर आपका कितना आएगा 9 एलसीएम आएगा। इसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 84, यहाँ पर आपका आ जाएगा 84 प्लस 28। 84 और 28 आपका कितना होता है 94, 104, 114, 112। यहाँ पर हो जाएगा 112/9। इसे माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 84 में से 30 माइनस करिए 54, 56, 56/9। अभी ये भी आपस में 3 का मल्टीपल नहीं है, इसी वजह से आपका ऑप्शन बी आंसर नहीं हो सकता। अभी नेक्स्ट को देखिए 4 2/3 यानी 14/3। तो यहाँ पर 28/3 था प्लस 14/3, ये कितना होता है आपका 42/3 यानी कितना हो गया आपका 14 हो गया। 28/3 में से 14/3 माइनस करिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14/3। अभी देखिए ये आपके 3 के मल्टीपल हैं, इसे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 14 आंसर आता है। ये दोनों एक दूसरे के 3 के मल्टीपल हैं। अगर यहाँ पर टाइम 3 गुना ज़्यादा लग रहा था तो सिंपल सी बात है किसी एक बंदे की स्पीड जो है 3 गुना ज़्यादा होगी। इसी वजह से जो 2 आंसर आने चाहिए थे प्लस माइनस करके, उनमें 3 का मल्टीपल दिखना चाहिए था, वो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बेधड़क होके आप आंसर मार्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। इफ अ सम बिकम्स डबल इन 16 ईयर्स हाउ मेनी टाइम्स विल इट बी इन 8 ईयर्स। अभी देखिए डबल होने का क्या मतलब होता है। डबल होने का मतलब होता है 100% से बढ़ना। कोई चीज़ आपकी 1 थी वो 2 हो गई है, कितने से बढ़ेगी। यहाँ पर न्यूमिनेटर में आएगा 1, दोनों का डिफरेंस कितना है 1 × 100, कितना हो गया 100% हो गया। 2 थी 4 हो गई, तो यहाँ पर न्यूमिनेटर में कितना आएगा 2, दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो यहाँ पर अगेन कितना आएगा 100%। यानी कि कोई भी चीज़ आपकी डबल होती है तो 100% बढ़ती है। अगर यहाँ पर 100% चीज़ बढ़ी 16 साल में, 100% बढ़ी है 16 साल में, बताइए एक साल में कितनी बढ़ेगी। एक साल में बढ़ेगी 100/16। यहाँ पर पूछा गया है 8 साल में कितनी बढ़ती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 ईयर्स आ जाएगा। इसे 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। 50% का मतलब होता है 1.5 गुना, यानी कि आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। कोई भी चीज़ आपकी डबल हुई है, डबल होने का मतलब 100% से बढ़ी है। 100% अगर 16 साल में बढ़ी है, एक साल में कितना बढ़ेगी, एक साल में 100/16, 8 साल में कितना होगा 100/16 × 8। इसे आप सॉल्व करेंगे, आंसर कितना होगा 50%। 50% का मतलब हो गया 1.5 गुना, यानी आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना जहां पर लिखा है कि ए की सैलरी जो है बी से कम है 20%, बी की सैलरी जो है सी से कम है 15%, तो बताइए ए और सी की सैलरी में क्या डिफरेंस है या फिर किसकी सैलरी ज़्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे, मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बता रहा कि सॉल्व कैसे करना है, कैलकुलेशन कैसे करनी है। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा वैल्यू को सपोज करना पीछे से। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना,
तो ए की वैल्यू सपोज नहीं करनी होती, यहाँ पर वैल्यू सपोज करनी होती है सी की। ए की सैलरी बी से कम है, बी की सैलरी जो है सी से कम है, इसी वजह से यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट होना चाहिए वो सी होना चाहिए। तो देखिए सी की सैलरी मैं मान लेता हूँ 100 है, बी की सैलरी जो है उससे 15% कम है, कितनी हो जाएगी 85 हो जाएगी। ए की सैलरी बी से 20% कम है, 85 का 20% कितना होता है 17, 85 में से 17 जाएगा तो 68, यानी कि ए की सैलरी 68 है, बी की सैलरी 85 है, सी की 100 है। अगर आप पीछे से सपोज करेंगे कैलकुलेशन आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर आप आगे से सॉल्व करेंगे ए की वैल्यू को सपोज करते कभी भी आपका आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर पूछा गया है बाय हाउ मच परसेंट इज सी सैलरी मोर देन ए सैलरी, सी की सैलरी ए से कितनी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा ए की सैलरी आएगी। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 32 का है, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 68 आएगा, 32/68 100, इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर होगा। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा था कि हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में जो आप वैल्यू सपोज करते हैं ना, वो वैल्यू सपोज करनी होती है पीछे से, कभी भी ए की वैल्यू यहाँ पर सपोज नहीं करनी है, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया है ए सेल्स 2 टीवी सेट्स, वन एट अ लॉस ऑफ 15% एंड अनदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। देखिए जब भी कभी दो चीज़ों को बेचा जाता है ना, सिमिलर लॉस पे सिमिलर प्रॉफिट में, कभी भी वहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस आपका पता कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस के ऊपर बात करते हैं, यानी दोनों की कॉस्ट प्राइस जो है सेम थी, यहाँ पर एक को 15% प्रॉफिट पे बेच दिया 115, एक को 15% लॉस पे भेज दिया तो यहाँ पर 85, यहाँ पर दोनों का सम जो है टोटल हो जाता है। यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है अगर कॉस्ट प्राइस की बात की गई हो। अगर सेलिंग प्राइस की बात की गई है तो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस वाला आंसर नहीं होता है, इतना तो अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अभी यहाँ पर जब भी सिमिलर आपको ऑप्शंस देखने को मिले और यहाँ पर सेलिंग प्राइस की बात की गई हो, यानी बेचने की बात की गई हो, तो यहाँ पर आपका सीधा सा फॉर्मूला होता है, दो वैल्यूज जो दे रखी हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए 100 के साथ, उतना आपका आंसर आ जाएगा, यानी 225/100 यानी कि 2.25, यानी इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा और वहां पर बेचने की बात की गई है, सेल करने की बात की गई है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, दोनों परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 100 के साथ, उतना आंसर आपका आ जाएगा। अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की बात करते तब आपका आंसर आता है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में बात की गई है एवरेज वेट ऑफ 5 men इज इंक्रीज बाय 2 kg व्हेन वन ऑफ द मैन हुज वेट इज 60 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मैन, द वेट ऑफ द न्यू मैन इज। तो देखिए कभी भी किसी बंदे के जाने से अगर एवरेज इंक्रीज होती है तो इसका मतलब जो नया बंदा आया है उसकी वैल्यू जो है पुराने वाले बंदे से ज़्यादा होगी। यहाँ पर 60 kg था, यानी आंसर जो है आपका 60 kg से ही ज़्यादा ही होगा, 60 kg से कम नहीं हो सकता। इसी वजह से आपका ऑप्शन ए आंसर नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर हर बंदे का वेट जो है 2 किलो से बढ़ गया है। अगर हर बंदे का वेट 2 किलो से बढ़ेगा तो सभी का वेट टोटल कितने किलो से बढ़ गया, 10 किलो से बढ़ गया, 10 kg का डिफरेंस आ गया। अभी ये 10 kg आया कहाँ से, 10 kg आया जो आपका नया बंदा आया है वो, पुराना बंदा 60 किलो वाला गया होगा, नया बंदा 70 किलो वाला आया होगा, इसी वजह से आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है वैसे ही बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। आपको क्या देखना था, एवरेज वेट ऑफ 5 men इज इंक्रीज बाय 2 kg, 5 बंदों का वेट जो है 2-2 किलो से बढ़ गया है, यानी टोटल वेट कितना चेंज हुआ, 10 किलो चेंज हुआ। 10 किलो चेंज कैसे हुआ है, बड़ा है या घटा है, बड़ा है। अभी 60 किलो वाला बंदा आपका चला गया है, जो नया बंदा आया है वो 10 किलो भारी होगा, तभी तो यहाँ पर जो 10 किलो का डिफरेंस आया है वो आपका कवर अप होगा। इसी वजह से आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है
A and B can do a piece of work in 18 days. B and C can do it in 24 days. A and C can do it in 36 days. In how many days B alone can finish the work? यहाँ पर मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको एनालाइज करवाना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, फिर भी हम आंसर तक पहुँचेंगे। कैसे, समझने की कोशिश करिए। A और B किसी काम को करते हैं 18 डेज में, B और C यहाँ पर काम करते हैं 24 दिन में, C और A काम करते हैं 36 दिन में। मुझे बताइए सबसे ज़्यादा तेज़ बंदा कौन होगा? देखिए जहाँ पर भी आपका B है वहाँ पर सबसे दो कम वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो B है आपका, ये सबसे ज़्यादा तेज़ काम करता है, क्योंकि जहाँ पर भी B है वहाँ पर सबसे कम टाइम लग रहा है। इसके अलावा जहाँ पर आपका C है वो दोनों ही वैल्यू सबसे नीचे हैं। इसका मतलब C जो है आपका सबसे स्लो काम करता है। एक ही एक वैल्यू ऊपर है, एक ही एक वैल्यू नीचे है। इसका मतलब B सबसे ज़्यादा तेज़ है, A दूसरे नंबर पे है, C तीसरे नंबर पे है। इतना तो आप एनालाइज कर सकते हैं ना कि जो B बंदा होगा ये सबसे ज़्यादा काम करता है, A बीच में काम करता है और C उससे कम काम करता है। अभी यहाँ पर आपने सिर्फ इतना एनालाइज किया है, B जो है आपका ज़्यादा काम करता है, A कम काम करता है, C उससे कम काम करता है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। जहाँ पर सबसे कम वैल्यूज़ थी वहाँ पर B कॉमन था, इसका मतलब B सबसे ज़्यादा तेज़ है। जहाँ पर C था वहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा था, यानी C सबसे ज़्यादा स्लो है। अभी मुझे इतना बता दीजिए, सिंपल सी भाषा में पूछूंगा, अगर A और B को काम करने में 18 दिन लगते हैं तो यहाँ पर अगर B के साथ मेरा B ही होता, B के जैसा ही बंदा होता, तो यहाँ पर 18 दिन लगते या फिर 18 से कम दिन लगते? तो आप मुझे कहेंगे 18 डेज से कम ही लगते, क्योंकि B जो है आपका ज़्यादा तेज़ है। अगर A के बदले में मुझे B जैसा बंदा मिल जाए तो काम मेरा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर हमारा A और B मिलकर 18 दिन में काम ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पर मेरा B और B मिलकर इस काम को 18 दिन से पहले ख़त्म कर देते हैं, यानी कि सपोज करिए कोई भी वैल्यू ले लीजिए 18 से कम। 18 से कम मैंने सपोज कर लिया 17, यानी कि दो B अगर मिल जाएंगे 17 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अगर B को अकेले भी काम करना होता तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका डबल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर B के जैसे दो बंदे हैं। अगर यहाँ पर एक ही B होता तो ये काम आपका 17 दिन के बजाय लगभग 34 दिन में हो जाता। यानी यहाँ पर जो आपका आंसर होना चाहिए ना, 34 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 34 से कम ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपका 48 आंसर नहीं हो सकता, 45 आंसर नहीं हो सकता, 144 आंसर नहीं हो सकता। एक ही वैल्यू है जो 34 से कम है। यहाँ पर आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखिए अगर ए और जो बी है, अगर सपोज करिए सिंपल भाषा में मैं बताता हूँ आपको, अगर जैसे आप है, मैं आपको कहता हूँ कि दीवार बनाओ, आप दीवार बनाते हैं 15 दिन में। अगर मैं कहता हूँ तुम्हारे जैसा एक और बंदा दे देता हूँ जो तुम्हारे ही जितना फास्ट काम करता है, तो दीवार कितने दिन में बनेगी? 7.5 दिन में बन जाएगी, क्योंकि तुम दोनों जो है एक जैसे बंदे हो। अगर यहाँ पर ए और बी काम कर रहे हैं 18 दिन में, यहाँ पर बी को बी जैसा ही बंदा मिल जाता तो सिंपल सी बात है 18 दिन से कम टाइम लगता। कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैंने मैक्सिमम ली है ताकि हम आंसर तक पहुंच सके। यहाँ पर 16, 14, 15 कुछ भी हो सकता था, लेकिन अगर ए से ज़्यादा तेज़ काम करने वाला बंदा मिल गया और दोनों एक जैसे काम कर रहे हैं, इन्हें अगर 17 दिन लगेंगे तो बी को ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लग सकता है? 34 दिन लग सकते हैं। ये मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है जो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पर 34 से ज़्यादा आंसर नहीं होना चाहिए था। 34 से ज़्यादा वाली ऑप्शन कैंसिल कर दीजिए, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है, देखिए एक पे तो इसे सॉल्व करने का नॉर्मल है जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर टाइम को घंटों में चेंज कर लेना, मिनट्स को घंटों में चेंज कर लेना, आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर आपका फिर भी आंसर नहीं आता है, इसे हमें एनालाइज करना होता तो कैसे करते? तो देखिए एक बंदा ए से बी जाता है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी से ए आता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मुझे बताइए दोनों में डिस्टेंस बराबर होगा या नहीं होगा? दोनों में डिस्टेंस बराबर होगा। अगर दोनों का मैं डिस्टेंस बराबर कर लूँ तो मुझे स्पीड निकालने में कंपैरेटिवली आसानी हो जाएगी, उससे मैं बाकी कैलकुलेशंस कर सकता हूँ।
यहाँ पर 25 किलोमीटर है, यहाँ पर 4 किलोमीटर है। दोनों को बराबर कैसे किया जा सकता है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 25 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर पर आवर है, दोनों को बराबर करना है डिस्टेंस। यहाँ पर 25 किलोमीटर है, यहाँ पर 4 किलोमीटर है। इसे भी 100 किलोमीटर बना लेता हूँ, इसे भी 100 किलोमीटर बना लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अगर 100 किलोमीटर जाना है 25 किलोमीटर प्रति घंटे से, टाइम लगेगा 4 घंटे। अगर 100 किलोमीटर जाना है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, टाइम लगेगा 25 घंटे। यानी कि आने और जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, 29 घंटे। आने और जाने का डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर है। मैंने इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसी प्रपोर्शन में ये कंडीशन खुद से बना ली है, यहाँ पर इस टाइम को यूज़ नहीं किया। अगर आपको इस टाइम को यूज़ करने में दिक्कत है तो मेरे जैसे कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल टाइम कितना लगा, 29 आवर्स लगे 200 किलोमीटर के लिए। अभी यहाँ पर टाइम कितना है, लगभग 5 घंटे, यानी कि 6 घंटे के अप्रॉक्स है। मुझे ये वैल्यू जो है 6 घंटे के अप्रॉक्स लेके जानी है ताकि मैं अपने आंसर तक पहुँच सकूँ। मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ 4 से, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। यानी कि 7.25 घंटे लगेंगे तो 50 किलोमीटर कवर होगा। 50 किलोमीटर जो है आने जाने का डिस्टेंस है। यहाँ पर 7.25 में 5 घंटे 48 मिनट में कितना डिफरेंस है, लगभग 1.5 घंटे का डिफरेंस है। यहाँ पर वैल्यू को देखिए, 7 घंटे में 50 किलोमीटर है, यानी 1 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली कितने किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है। अगर यहाँ पर 1.5 घंटे का फर्क आ रहा है तो लगभग 10 किलोमीटर का फर्क आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका 7.25 की वैल्यू अगर 50 किलोमीटर है, अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 40 किलोमीटर के आसपास आएगी। अगर यहाँ पर मैं 5 घंटे 48 मिनट की वैल्यू निकालूंगा, देखिए अप्रॉक्सीमेशन से वैल्यू निकाली है, यहाँ पर मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया। 29 घंटे में 200 किलोमीटर था, दोनों तरफ 4 से डिवाइड किया, 7 घंटे 25 मिनट आए, 50 किलोमीटर आए। यहाँ पर 50 किलोमीटर जो है डबल डिस्टेंस है, आने जाने का है। यहाँ पर हमें एक साइड का डिस्टेंस पूछा हुआ है, यानी मैं जो भी 5 घंटे 48 मिनट की वैल्यू निकालूंगा उसे हाफ करने पर मेरा आंसर आ जाएगा। 7 घंटे 25 मिनट में 50 किलोमीटर, इसे आप डिवाइड कर लीजिए। अगर 7 घंटे में 49 किलोमीटर होता, यानी 1 घंटे में 7 किलोमीटर होता, 1 घंटे में 7 किलोमीटर होता, तो यहाँ पर लगभग 1.5 घंटे का फर्क है। 1.5 घंटे का फर्क होगा तो लगभग 10 किलोमीटर का फर्क आएगा। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 10 किलोमीटर का फर्क आएगा, यानी 40 किलोमीटर के आसपास आंसर होगा। 40 का हाफ कितना होगा, 20 होगा। तो 20 के आसपास वाली जो वैल्यू होगी वही मेरा आंसर होगा। यहाँ पर मेरा आंसर 51.6 नहीं हो सकता, 30 किलोमीटर नहीं हो सकता। जैसे ही मैंने 7.25 की वैल्यू 50 किलोमीटर निकाल ली, यहाँ पर हाफ डिस्टेंस कितना हो जाता था, 25 किलोमीटर हो जाता था, क्योंकि 50 किलोमीटर हमारा क्या है, टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस हमें नहीं निकालना था आने जाने का, सिर्फ एक साइड का डिस्टेंस पूछा था। 50 किलोमीटर का हाफ कितना हो गया, 25 किलोमीटर हो गया। यानी 7 घंटे 7.25 घंटे में 25 किलोमीटर आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर 5 घंटे 48 मिनट में डिस्टेंस जो है कम होगा, 25 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसी वजह से आपका आंसर डी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। फिर मैंने अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़ा लगा लिया, 5 घंटे 48 मिनट में एंड 7.25 घंटे में लगभग 1.5 घंटे का फर्क है। 1.5 घंटे के फर्क से लगभग 10 किलोमीटर का फर्क आएगा। यानी अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी के पास रहेगा। तो चलिए आज के लिए लेता हूं विराम। जय हिंद।